हेलो ऑल, आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट किंगडम के बारे में, दैट इज किंगडम मोनेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो जिसमें से हमारे पास सारे प्रोकैरियोट्स को, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स को, बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया था। सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेसिक रहता है। अब वो बेसिक किस एस्पेक्ट से? वो इस एस्पेक्ट से कि इन ऑर्गेनिजम्स के केस में जो डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहेगा, जैसे कि नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल में रहता है। इनका डीएनए सेलुलर स्ट्रक्चर में, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहता है, लाइक दिस। ये जेनेटिक मटेरियल है जिसे कि न्यूक्लियोइड कहा जाता है। दिस फ्रीली प्रेजेंट genetic material is not bounded by nuclear membrane. And also in this particular cell यानी कि बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से सेपरेट भी करते हैं। तो बच्चे, डीएनए इज नेकेड व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, एंड जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जेनेटिक मटेरियल के अराउंड। मेम्ब्रेन एब्सेंट। उसके बाद दे लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, ऐसी कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है। सैप वैक्यूल जैसे प्लांट स्ट्रक्चर में रहता है वो भी प्रेजेंट नहीं है। कुछ गैस वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कि रिक्वायर्ड रहता है उनके कुछ स्टेजेस को पूरा करने के लिए, कुछ एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सस्टेन करने के लिए, बट नॉर्मली सेल्स में वैक्यूल्स भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल में ATS प्रेजेंट रहते हैं, इस केस में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स of these are the basic features of prokaryotic cell, यानी कि बैक्टीरिया। अब बच्चे, किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? नेकेड आई से तो ये विजिबल होते नहीं, तो कहाँ पे रहते हैं, क्या है इनका हैबिटेट? तो बच्चे, हैबिटेट एस्पेक्ट से बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस यानी कि कहीं पे भी प्रेजेंट रहेंगे। आप टेरेस्ट्रियल एरिया में बात करो, एक्वेटिक है, हवा में, हर जगह माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ हमारे पास अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, जिसमें से कुछ एल्गल फॉर्म्स है, कुछ प्रोटोजोअन फॉर्म्स है, बट बैक्टीरिया फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो हर जगह हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। हैंडफुल ऑफ सॉइल ले लोगे, उसमें हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया रहेंगे, सेम और डिफरेंट टाइप के। तो बच्चे हर जगह प्रेजेंट रहेंगे और बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन तक को बेयर कर लेते हैं, यानी कि स्नो एरिया में, जहाँ पे नॉर्मली नॉर्मल पर्सन या फिर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर पाता, वहां पे मार्शी एरियाज में, हाई सॉल्टी कंडीशंस में, तो ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। फाइन। और बच्चे, इनके अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल रहने वाला है ऑर्गेनिजम्स के केस में, यानी कि राउंड शेप, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमेशा यूनिसेलुलर रहते हैं। प्रोकैरियोटिक नेवर फॉर्म्स मल्टीसेलुलर अरेंजमेंट, दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके बेसिस पे वी हैव 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज एज वेल। बच्चे, सिंपल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इनका नेचर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर। इनका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा डाइवर्स है, जिसकी वजह से बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं। और इनमें जो
हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, डिफरेंट चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट भी बहुत जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट है इन ऑर्गेनिजम्स में। सो बच्चे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड वी हैव 4 categories on the basis of their structure as well. ठीक है, so 4 categories are there, जिसमें से सबसे पहले है कोकस। कोकस यानी कि राउंड शेप बैक्टीरिया, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो माइक्रोब्स जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो राउंड रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस, है ना, चेन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चे इसके केस में आप एग्जाम्पल कंसीडर करो तो वी हैव मिथेनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तो राउंड शेप बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है बैसिलस। बैसिलस यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया, लाइक दिस, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, इस तरीके से अरेंजमेंट। अगेन सिंगल हो सकते हैं, कॉलोनीज में हो सकते हैं, चेन बना सकते हैं, बंचेस बना सकते हैं। और इसके केस में आप बहुत फेमिलियर एग्जांपल से डील करते हो, दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद विब्रियो। विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड ऑर्गेनिजम्स। सो कॉमा शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, लाइक दिस। एन एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा, अगेन अ फेमिलियर एग्जाम्पल, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, कॉलरा कॉज करता है बॉडी में। फर्दर स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, like this. An example है स्पाइरोकेट। तो ये है हमारे पास 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन आप देख रहे हो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल अरेंजमेंट ले रहा है, बट जैसे मैंने कहा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप बात करूंगी इनके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट की, यानी कि किस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो बच्चे इन बैक्टीरियाज के केस में, यानी कि प्रोकैरियोट्स के केस में आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखोगे स्ट्रक्चर में, प्रोसेसेस पे। वैसे ही न्यूट्रिशन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि नियरली हर तरह का न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ये फॉलो कर लेते हैं। जैसे हैबिटेट में रहेंगे उसी तरीके का न्यूट्रिशन इनके केस में रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड भी है, हेटेरोट्रॉफिक मोड भी है। हेटेरोट्रॉफिक में सिम्बायोटिक अरेंजमेंट में भी ये रहते हैं, पैरासिटिक अरेंजमेंट भी रहता है इनके केस में, डिकम्पोजर्स है। फाइन, सो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियाज, तो न्यूट्रिशन कैन बी autotrophic mode or heterotrophic mode. Both modes are there. So autotrophic mode and heterotrophic mode.
न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना सिंथेसाइज कर सकता है यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल। रॉ मटेरियल को यूज करके खाना बनाया जा सकता है। लेकिन एनर्जी सोर्स क्या है, उस रॉ मटेरियल का सोर्स और एनर्जी सोर्स क्या रहेगा, उसके बेसिस पे वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो, वो बैक्टीरिया जो लाइट एज एन एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दूसरे हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे यूज लाइट एज एन एनर्जी सोर्स, लाइट एज एन एनर्जी सोर्स टू सिंथेसाइज देयर फूड। तो बच्चे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, लाइक मैं बात करूं ब्लू ग्रीन एल्गी की, नोस्टॉक, एनाबिना। बच्चे लाइट एज एन एनर्जी सोर्स यूज करके ये खाना सिंथेसाइज करते हैं। सो एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। वही अगर हम बात करें कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, दे यूज केमिकल एज एन एनर्जी सोर्स, यानी कि केमिकल को यूज करके उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके मेटाबोलाइज करके वो अपने लिए खाना सिंथेसाइज करते हैं। तो दे यूज केमिकल एज एन एनर्जी सोर्स। लाइक आपने सुना होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर। तो बच्चे केमिकल सोर्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद आयरन बैक्टीरिया है ना, आयरन बैक्टीरिया। उसके बाद सल्फर बैक्टीरिया H2S यूज कर रहा है ना, एज अ केमिकल, ताकि फर्दर आगे रिएक्शन से ऑर्गेनिक फूड बनाया जा सके, ग्लूकोज बनाया जा सके। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं सल्फर बैक्टीरिया का भी मेंशन कर रही हूँ। Now further, heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria यानी कि heterotrophic mode of nutrition वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाता, अगेन किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेगा फॉर देयर फूड। और बच्चे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। अगेन यहाँ पे आपको पैरासिटिक मोड, सेप्रोफिटिक मोड और डिकम्पोजर्स है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हर तरह का न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट मिलने वाला है। तो जैसे कि मैं बात करूं पैरासाइट्स की, यानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी पर रहता है, बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहता है और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। फाइन। तो बच्चे इस केस में आएंगे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया यानी कि बॉडी के अंदर रह रहे हैं और बॉडी का न्यूट्रिशन एक्वायर करके डिजीज कॉज कर रहे हैं। सो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, लाइक यहाँ पे मैंने जैसे बात करी थी विब्रियो कॉलरा की, विब्रियो कॉलरा एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कॉलरा कॉज कर रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस कॉज करता है। तो इस तरीके से अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक मोड फॉलो करके न्यूट्रिशन डिराइव करके बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद है सेप्रोफिटिक मोड। सेप्रोफिटिक मोड फॉलो करने वाले माइक्रोब्स वो हैं, बैक्टीरिया वो हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, उसमें एंजाइम्स और केमिकल्स रिलीज करके
डेड डिकेइंग मैटर के ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कि ऑर्गेनिक पार्ट को डिग्रेड करके उसमें से न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है एंजाइम से उसे डिग्रेड करेंगे और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बच्चे दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डिकम्पोजर्स की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देंगे और वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मोड। तो बच्चे सिम्बायोटिक मोड यहाँ पे यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर न्यूट्रिशन, क्योंकि हम न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉलो करना। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी ही बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, तो इकोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉलो करता है ना। हमारे लिए जो वेस्ट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वेस्ट मटेरियल पहुंचता है, इकोलाई उसी को एज अ फूड यूज करता है। हमारे लिए तो वो वेस्ट है, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो हमारे वेस्ट को यूज करके उसने अपना खाना बना लिया, खाना एक्वायर कर लिया, बट फर्दर उसी खाने को मेटाबोलाइज करने के बाद कुछ वाइटामिन को रिलीज करता है, जैसे कि विटामिन B12। तो विटामिन रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस तरीके से दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है। इकोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहकर हमारे ही बचे हुए वेस्ट पे फीड कर रहा है और हमें विटामिन बना कर दे रहा है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है ह्यूमन और इकोलाई का इस केस में। फाइन। तो सिम्बायोटिक मोड यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन। और म्यूचुअल एसोसिएशन में मैं यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रही हूँ अगेन ऑफ इकोलाई विद ह्यूमंस। एस्कर्शिया कोलाई ह्यूमन के साथ ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन मेंटेन करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ द किंगडम मोनेरा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चे प्रोकैरियोट्स जो है वो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल बोथ मोड्स फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉर्मली हम एसेक्सुअल मोड उसे कहते हैं जिसमें गैमीट फ्यूजन नहीं होता, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर नहीं होती है। और सेक्सुअल मोड वो होता है जिसमें गैमेटिक फ्यूजन होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है, ट्रांसफर होती है और मिक्स होती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेक्सुअल मोड कैसे कहा जाता है बैक्टीरिया के केस में, क्योंकि कहीं से भी सेलुलर फ्यूजन नहीं होता, बट इस केस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जरूर होती है। ठीक है, इसीलिए सेक्सुअल मोड कहा जा रहा है। तो एसेक्सुअल मोड में दो तरह के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि सबसे पहला तो बाइनरी फ्यूजन। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जो कि नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया शो करता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल यानी कि पेरेंट बैक्टीरियल सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, फरो बनता है इस तरीके से और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो दो डॉटर सेल्स बन गए जो कि इंडिविजुअली एक सेल की तरह, एक ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप करेंगे। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पहले रेप्लिकेट होगी, जो भी जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में होगा पहले वो दो में डिवाइड होगा, कॉपी होगा, और उसके बाद फरो बनेगा और वो दो डिफरेंट सेल्स में जेनेटिक मटेरियल पास हो जाएगा।
तो बच्चे नॉर्मल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियल सेल यही प्रोसेस फॉलो करता है रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि अगर हार्श कंडीशन हो तो खुद को ग्रो करवाने के लिए, हार्श कंडीशन में खुद को मेंटेन करने के लिए वो स्पोर फॉर्मेशन का भी हेल्प लेता है, यानी कि स्पोरिलेशन करता है। तो स्पोरिलेशन मींस द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर जो है बेटा हार्ड रेजिस्टेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल रहेगा, इस तरीके से सेल रहेगा और उसके ऊपर कोटिंग रहेगी लाइक दिस, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट होगी, चाहे कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, बाहर कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो, तो भी ये हार्ड रेजिस्टेंट कवरिंग इस अंदर के सेल को बचा के रखेगी, ताकि फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जर्मिनेट कर जाए, डेवलप कर जाए इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन होती है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो बच्चे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जबकि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन इज द मेन प्रोसेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो बच्चे अब बात करेंगे सेक्शुअल मोड की, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी पॉसिबल है बैक्टीरिया के केस में, जिसमें से सबसे पहले प्रोसेस के बारे में मैं बात करूंगी, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो बच्चे मैं अब कॉन्जुगेशन को समझाने के लिए दो कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरियल सेल ले रही हूँ। हम फर्दर बात करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर डील करेंगे बैक्टीरिया का, तब हम बात करेंगे डिटेल में उस स्ट्रक्चर के बारे में जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो बच्चे एक बैक्टीरिया रहता है जिसे F पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। F पॉजिटिव बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेक्स पिलाई प्रेजेंट है। सेक्स पिलाई वो स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो बच्चे इसमें सेक्स पिलाई प्रेजेंट रहेगा। और दूसरा बैक्टीरिया होता है F नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जिसमें सेक्स पिलाई एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सो बच्चे इट लैक्स सेक्स पिलाई। और बच्चे F पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है जिसमें सेक्स पिलाई प्रेजेंट रहता है, इसे डोनर बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जबकि ये F नेगेटिव बैक्टीरिया इसे रेसिपिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये दोनों सेल्स आपस में एक ब्रिज बनाते हैं इस तरीके से। ये F पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो सेक्स पिलाई रहता है वो एक्सटेंड करता है इस तरीके से। F पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेक्स पिलाई F नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है। तो पिलाई जो है F पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेक्स पिलाई जो है वो एक्सटेंड होता है और एक ब्रिज बनाता है जो कि उसे F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ जोड़ेगा, लाइक दिस। ये F नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया, और ये जो ब्रिज बन गया इसे कहा जाता है कॉन्जुगेशन ब्रिज। अब क्योंकि F पॉजिटिव बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया है और इस डोनर बैक्टीरिया से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होकर ट्रांसफर होगी F नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो F पॉजिटिव bacteria passes genetic material after copying into F negative bacteria। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो जाती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और अल्टीमेटली इसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी फ्रॉम F पॉजिटिव टू F नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बच्चे इस प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था इकोलाई में ही बाय जिंडर
सॉरी लेडरबर्ग एंड टेटम। तो लेडरबर्ग एंड टेटम ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था इन ई कोलाई। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला प्रोसेस यानी कि कॉन्जुगेशन। तो बच्चे नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया अपनी सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को पिकअप कर लेता है। यानी कि बैक्टीरिया एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसके सोल्यूशन में जो डीएनए प्रेजेंट रहेगा उसे बैक्टीरियल सेल पिकअप कर लेगा। तो बच्चे नॉर्मली ये प्रोसेस नहीं होता, किसी भी कंडीशन में ये प्रोसेस नहीं होगा, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स ऐसे हैं जो बैक्टीरियल सेल को पोरस बना लेते हैं और एफिशिएंट बना देते हैं उस डीएनए को पिकअप करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो बहुत सर्टेन कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंडर बैक्टीरियल सेल ऐसा करता है। और बच्चे ये प्रोसेस डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और बच्चे इस प्रोसेस को हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे 12th क्लास में इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में प्रोसेस डिस्कवर हुआ था और जैसे मैंने कहा डीएनए जो है सराउंडिंग से ही पिकअप किया जाएगा, फ्रॉम सराउंडिंग picked up by बैक्टीरियल सेल यानी कि बैक्टीरिया, क्योंकि अगेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग से बैक्टीरियल सेल में जा रहा है। तो बच्चे ये प्रोसेस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। एंड फर्दर ट्रांसडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और इस प्रोसेस में बेटा यूज किया जाता है वायरस को फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। फाइन। तो बच्चे ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में ये प्रोसेस डिस्कवर हुआ था। और बच्चे जैसे मैंने कहा वायरस ट्रांसफर्स डीएनए और जेनेटिक मटेरियल टू बैक्टीरियल सेल। आपने वायरस के प्रोसेस के बारे में सुना होगा कि वायरस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर डालता है ताकि इंफेक्शन कॉज कर सके, उसकी सेल्यूलर मशीनरी को इन्वेड कर सके, है ना, कंट्रोल कर सके। वही चीज वो बैक्टीरियल सेल के साथ करता है और हम क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को यूज करके अपने बेनिफिट को एक्वायर करते हैं। डिटेल में इसकी बात हम फ्यूचर में और नेक्स्ट क्लास पे चैप्टर में बात करेंगे। सो बच्चे क्या करता है वायरस, जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के पास अपना डीएनए तो हो गई, अपना जेनेटिक मटेरियल तो हो गई, बट वायरस क्या करेगा, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है। वो आता है, टारगेट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर रिलीज कर देता है। वायरस का पूरा बॉडी और पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर सेल के अंदर नहीं जाता, उसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजना होता है सेल पे। पर बच्चे हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में, वायरस का वो डिजीज कॉजिंग वाला जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देते हैं, निकाल देते हैं, चेंज करते हैं और वापस से वायरस में डाल देते हैं। और चेंज करने के बाद वायरस जब जाता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, उसे लगता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल में डाल रहा है, बट
इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, हमारा रिक्वायर्ड जीन्स बैक्टीरियल सेल में पहुंच जाते हैं और बैक्टीरिया हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट क्योंकि अगेन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वायरस अगेन, तो बच्चे ये भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया से ही दूसरे बैक्टीरिया में इंफॉर्मेशन पास होती है, लेकिन कॉन्जुगेशन ब्रिज यूज होता है, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए सराउंडिंग से ही पिकअप कर लेता है बैक्टीरिया, लेकिन इसके लिए बैक्टीरिया को कैपेबल बनाना पड़ता है, कुछ केमिकल्स की और कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की प्रेजेंस में ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। और अल्टीमेटली ट्रांसडक्शन, जिसमें वायरस को यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसफर प्रोसेस, क्योंकि वायरस में नेचुरल एबिलिटी है अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर रिलीज करने की, ताकि वो इन्फेक्शन कर सके। तो बच्चे इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फिर एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में वायरस की हेल्प से इजीली ट्रांसफर करवा पाते हैं। सो दीज आर द प्रोसेसेस which are included under sexual mode of reproduction in case of prokaryotes, right? So बच्चे अब हम फर्दर बात करेंगे उन दो कैटेगरीज के बारे में जो कि हमने पढ़ी थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में। हमने बात की थी कि मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि आर्के में, जिसमें आर्के बैक्टीरिया आते हैं, और दूसरा यू बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरियाज आते हैं। तो इन प्रिमिटिव बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज को स्टडी करते हैं कि इनमें डिफरेंस कहाँ पे है। तो आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बीच के डिफरेंस को समझने से पहले हम बात करेंगे इनके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, दैट इज सेल वॉल। तो बच्चे मोनेरन्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, और इस सेल वॉल में मेन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। तो बच्चे अब आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के केस में जो मेजर डिफरेंस है वो इसी सेल वॉल का है। आर्के बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल रहती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, दे लैक पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट जरूर रहेगी, बट उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं रहेगा। फिर ये पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पे प्रेजेंट है? बच्चे पेप्टिडोग्लाइकन की जो हम बात कर रहे हैं ये केस है यू बैक्टीरिया का, ट्रू बैक्टीरिया का, बट आर्के बैक्टीरिया के केस में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं रहेगा। और बच्चे ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में सस्टेन कर लेते हैं। मतलब कंपैरेटिवली अगर हम ट्रू बैक्टीरिया की बात करें, इनमें एबिलिटी ज्यादा है हार्श एनवायरनमेंट में सस्टेन करने की। जैसे कि अब हम बात करें सॉल्टी एरियाज की, हाई सॉल्टी एरियाज। नॉर्मल सेल को सॉल्ट में, अगर सॉल्ट की प्रेजेंस में या हाई सॉल्टी एरियाज में अगर हम रखेंगे तो सेल से एक्सोस्मोसिस हो जाता है, यानी कि वाटर कंटेंट लूज हो जाएगा और सेल बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे एरियाज में इजीली सस्टेन कर पाते हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो कैटेगरी है आर्के बैक्टीरिया की जो हाई सॉल्टी एरियाज में सस्टेन करते हैं। और एग्जाम्पल है हमारे पास हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो हाई सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। उसके बाद वो ऑर्गेनिजम्स जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को यानी कि आर्के बैक्टीरिया को थर्मोएसिडोफाइल्स कहा जाता है। थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स जैसे कि थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन आर्के बैक्टीरियाज की जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। एंड फर्दर वी हैव मेथनोजेंस
जो कि मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। तो मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले आर्केबैक्टीरियाज मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई मेथेनोजेंस। अगेन वी हैव एग्जांपल ऑफ मिथेनोकोकस। और बच्चे आप इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बायोगैस प्रोडक्शन के दौरान देखोगे। तो बच्चे दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं इन रूमिनेंट्स स्टमक। रूमिनेंट्स की स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं टू एड इन डाइजेशन प्रोसेस। रूमिनेंट्स जैसे कि काऊ की स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं ताकि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर सके, है ना। तो बच्चे ये है हमारे पास आर्केबैक्टीरियाज और उनका नेचर, यानी कि ये बहुत हार्श एनवायरनमेंट्स में सस्टेन कर पाते हैं। ऐसी एबिलिटी यूबैक्टीरियाज में देखने को कम मिलती है और ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाएंगे कंपैरेटिवली टू यूबैक्टीरियाज। तो बच्चे अब बात करते हैं यूबैक्टीरियाज के बारे में। और जैसे मैंने कहा यूबैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये बैक्टीरियाज। और इसी के कंपैरिजन में हमने यहाँ पे बात की आर्केबैक्टीरिया की कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। तो बच्चे ट्रू बैक्टीरियाज जो है इनके नेचर के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से न्यूट्रिशन रहता है, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ आर्केबैक्टीरिया, बट मेजरली डिफरेंसेस जो है वो ये है, ठीक है। तो बच्चे ट्रू बैक्टीरिया के केस में एक एग्जांपल लूंगी उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के रेफरेंस से समझते हैं कि यूबैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो बच्चे यूबैक्टीरिया जो है दे आर टू प्रोकैरियोट्स, और बच्चे साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक है नेचर में, यानी कि ऑटोट्रॉफिक है नेचर में। तो बच्चे दे आर ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल ए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है फॉर द एक्सट्रैक्शन और फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए जैसा डोमिनेंट पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। और बच्चे ये साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना ये कुछ एग्जांपल है, ये एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की। तो बच्चे अब ये अगर हम यूबैक्टीरिया की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर जरूर है, बट जैसे मैंने कहा कि ये कॉलोनीज बनाकर रह सकते हैं, फिलामेंट बनाते हैं, तो उस अरेंजमेंट में भी रह सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया भी जैसे कि नॉस्टॉक की अगर हम बात करें तो बच्चे ये भी फिलामेंटस अरेंजमेंट बनाकर रहते हैं, यानी कि ये फिलामेंट की फॉर्मेशन में रहते हैं। दे आर फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर। और बच्चे फिलामेंट इनका मल्टीसेलुलर अरेंजमेंट नहीं है, अगेन कॉलोनी है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। हियर आर वेजिटेटिव सेल्स, उसके साथ साथ सर्टेन और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये वेजिटेटिव सेल्स ही फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये थिक वॉल्ड हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये है हेटेरोसिस्ट। ये है वेजिटेटिव सेल्स। तो बच्चे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और जैसे मैंने कहा कि यूबैक्टीरिया जो है वो हमारे पास सिंगल भी रह सकते हैं और कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इनकी कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। तो बच्चे अब ये फिलामेंटस अरेंजमेंट जो है इसमें वेजिटेटिव सेल्स यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो आपस में चेन बनाकर
अरेंज हुए हैं और साथ ही में उन्होंने एक फॉर्म किया है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत थिक वॉल्ड है, जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। एंड दिस हेटेरोसिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नॉस्टॉक और रेनाबिना को ग्रो करवाया जाता है, फील्ड्स में ग्रो करवाया जाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो ये बायो फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं हेटेरोसिस्ट, और वेजिटेटिव सेल से हेटेरोसिस्ट को फॉर्म करता है। और बच्चे ये हेटेरोसिस्ट जो है ऑक्सीजन को लेकर परमिएबल नहीं है बहुत ज्यादा, बल्कि नाइट्रोजन को लेकर बहुत ज्यादा परमिएबल है और इजीली उसे फिक्स कर पाते हैं। और बच्चे ये पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक म्यूसिलेजिनस शीट यानी कि चिपचिपी सी शीट से कवर्ड रहता है ताकि स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा जा सके। सपोर्टिव स्ट्रक्चर। This is a gelatinous sheath around the filamentous structure. Mucilaginous or gelatinous sheath. Okay. So this is the structure of cyanobacteria. तो साइनोबैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है ट्रू बैक्टीरिया को। इंटरनल स्ट्रक्चर हम बात करेंगे फर्दर चैप्टर में, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें प्रोकैरियोट के पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके सेलुलर अरेंजमेंट के बारे में बात हुई है। तो बच्चे फर्दर एक और एग्जांपल है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। तो बच्चे वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। वो है माइकोप्लाज्मा, the smallest known organism existing in this biosphere, जिसे PPLO भी कहा जाता है। PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये नाम इसीलिए दिया गया है इसे क्योंकि ये अपनी मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट यानी कि अपना शेप जो है वो इजीली चेंज कर पाता है, और ये एबिलिटी इसमें इसीलिए है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। इट लैक्स सेल वॉल। ये एक एक्सेप्शन है बैक्टीरिया के केस में। मोनेरा के केस में यूजुअली सेल वॉल रहता है विद पेप्टिडोग्लाइकन और विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन, जैसे कि आर्किबैक्टीरिया के केस में है। बट माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल ना होने की वजह से वो रिजिडिटी इसके स्ट्रक्चर में नहीं है और इजीली अपना शेप चेंज कर पाता है, ठीक है। और बच्चे ये ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा जो है इट्स द स्मॉलेस्ट नोन सेल और स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म इन अर्थ बायोस्फीयर। So this is all about kingdom Monera.